हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारी अमेरिकन लिटरेचर की यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं। इसके बाद हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। मैंने बाकी सारे चैप्टर्स करा दिए हैं। अगर उसकी वीडियो नहीं देखी है जाके देख लो यार। मैंने सारे चैप्टर्स समझा दिए हैं अमेरिकन लिटरेचर के। बस ये लास्ट चैप्टर बचा है अब हमारा। तो अब हमें इसके अंदर पढ़ना है क्रो टेस्टामेंट एंड एवोल्यूशन, जो कि लिखी है शर्मन एलेक्सी ने। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही कहूंगी जो हर बार कहती हूँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी हेल्प वीडियो सबको टाइम से मिलते रहे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो इस चैप्टर के अंदर हमें शर्मन एलेक्सी की 2 पोएम्स पढ़नी है। सबसे पहली है क्रो टेस्टामेंट एंड दूसरी है एवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम शर्मन एलेक्सी के बारे में जान लें। तो ये अमेरिकन लिटरेचर में इनका बहुत नाम है, खासकर नेटिव अमेरिकन लिटरेचर के अंदर, क्योंकि उनके जो काम है वो अक्सर उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस पे या फिर नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी के स्ट्रगल्स पे बेस्ड है। ठीक है। सबसे पहले इनकी बर्थ की बात करें तो 7 अक्टूबर 1966 में इनका बर्थ हुआ था वॉशिंगटन स्टेट यूएसए के स्पोकन इंडियन रिजर्वेशन के अंदर। ओके। अब इनका चाइल्डहुड बहुत ही स्ट्रगल में रहा है। मतलब कि वो बचपन बचपन से ही काफी बीमार रहते थे और उन्हें एक बीमारी थी हाइड्रोसेप्लस नाम की, जिसका मतलब होता है कि दिमाग में पानी भरने की बीमारी। ओके। जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन भी हुआ था और डॉक्टर्स को लगा था कि वो शायद नहीं बच पाएंगे या फिर मेंटली वीक होंगे, पर एलेक्सी ने सबको गलत साबित किया। इनकी एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने रिजर्वेशन के स्कूल को छोड़कर एक ऑल वाइट हाई स्कूल में एडमिशन लिया, क्योंकि वो एक बेहतर एजुकेशन चाहते थे। मतलब कि वो अच्छा पढ़ना चाहते थे। अब वहां वो एक स्टार स्टूडेंट बने, बास्केटबॉल प्लेयर बन गए। ठीक है। अब इनकी राइटिंग स्टाइल और थीम्स की बात करें तो एलेक्सी की राइटिंग्स काफी यूनिक है, क्योंकि वो पेन को और ह्यूमर को, मतलब कि दुख और मजाक के साथ मिक्स करते हैं अपनी राइटिंग में। ठीक है। अब इनकी जो मेन थीम्स हैं वो हैं रिजर्वेशन लाइफ, मतलब कि रिजर्वेशन की गरीबी और होपलेसनेस और स्ट्रगल्स। और दूसरा है आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब कि एक नेटिव अमेरिकन होने का क्या मतलब है और आज की मॉडर्न अमेरिकन दुनिया में मतलब उसका क्या वजूद है। और दूसरा है अल्कोहलिज्म एंड पॉवर्टी, मतलब उनका परिवार और कम्युनिटी में पहली शराब की आदत और पैसों की कमी। उसके बाद स्टीरियोटाइप्स, मतलब कि वो उन लोगों को, मतलब कि जो लोगों की गलत धारणाएं हैं उनको तोड़ते हैं, जो लोग नेटिव इंडियंस के बारे में रखते हैं। ठीक है। अब दूसरा, अगर हम बात करें कि कुछ मेजर वर्क्स की, तो शर्मन एलेक्सी जो है वो सिर्फ एक पोएट नहीं है, बल्कि एक नोवेलिस्ट भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं। ठीक है। तो इनके कुछ काम हैं जैसे द लोन रेंजर, टोरंटो फिस्ट फाइट इन हेवन 1993। ये उनकी शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जो बहुत ही हिट हुआ था। तो ये तो हमने जान लिया ऑथर के बारे में। अब हम अपनी पोएम की तरफ देखते हैं। हमारी पोएम है क्रो टेस्टामेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो क्रो टेस्टामेंट पोएम है इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो शर्मा एलेक्सी की जो पोएम है क्रो टेस्टामेंट, इसका बैकग्राउंड काफी गहरा और दर्दनाक है। ये पोएम, मतलब कि ये पोएम के रूप में नेटिव अमेरिकन के एक्सपीरियंस को बताती है। ठीक है। और उनके ऊपर जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उस पर बेस्ड है ये। ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसके बैकग्राउंड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर समझते हैं। सबसे पहला है कॉलोनिज्म एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जमीन का छिनना। इसका सबसे बड़ा बैकग्राउंड है अमेरिकन हिस्ट्री, जहां व्हाइट सेटलर्स ने नेटिव अमेरिकन, मतलब कि वहां के जो मूल निवासी हैं उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने उनके जो पुरखों की जमीन है उनसे उन्हें निकाल दिया था। के बाद जब उन्होंने जस्टिस मांगा, उन्होंने अपना हक मांगा, उसके लिए लड़ाई करी, तो उन्हें रिजर्वेशन के नाम पर एक छोटा सा और जो अक्सर बंजर इलाके होते थे वो दे दिए गए। ठीक है। उन्हें वहां पे रहने के लिए मजबूर कर दिया गया कि तुम यहीं रहोगे। तो पोयम में क्रो इसी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के सिंबल है। ठीक है। दूसरा है हमारा रिलीजन का कंट्रास्ट, मतलब कि बाइबल वर्सेस नेटिव कल्चर। अब पोएम का जो टाइटल है वो, मतलब वो टाइटल ही है टेस्टामेंट, जो बाइबल मतलब कि ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट की तरह मतलब तरफ इशारा करता है।
अब एलेक्सी ने दिखाया है कि कैसे क्रिश्चियन रिलीजन और बिब्लिकल स्टोरीज जैसे केन, एविल या फिर जरीको का यूज नेटिव अमेरिकन्स पर अपनी डोमिनेंस जमाने के लिए किया गया है। ठीक है। अब जो पोयम में एक आयरनी है वो ये है कि जिन बिब्लिकल स्टोरीज में जस्टिस की बात होती है वही स्टोरीज मतलब कि वही स्टोरीज नेटिव अमेरिकन्स के लिए तबाही लेकर आई थी। ठीक है। अब तीसरा क्या है, कल्चर लॉस और ट्रॉमा। मतलब बैकग्राउंड में वो दर्द है जो एक कम्युनिटी झेलती है जब उनका कल्चर मिटा दिया जाता है। ठीक है। अब सैल्मोन मतलब कि उनका छिनना उनके रिसोर्सेज और रिलीजन के खत्म होने का सिंबल है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल्कोहलिज्म है और पॉवर्टी है जो हमें इस पोएम के अंदर देखने को मिलेगा कि बियर बोटल्स मतलब कि उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक गर्वशाली मतलब कि प्राउड कम्युनिटी को करीबी और नशाखोरी की तरफ धकेल दिया गया है। ठीक है। तो इन शॉर्ट हम बोले तो ये पोएम एक क्रिटिक है उस अमेरिकन सिस्टम की जिसने नेटिव इंडियंस को उनकी पहचान से दूर कर दिया था। ठीक है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे उनके लिए मतलब कि दुनिया का अंत कोई फ्यूचर की बात नहीं है, बल्कि वो इसे पिछले 500 सालों से हर रोज जी रहे हैं। ठीक है। तो अब हम अपनी क्रो टेस्टामेंट को स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन समझते हैं। Can crow that heavy black bird and strikes down evil. Damn say crow, I guess this is just a beginning. अब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे जो बाइबल है वो है जेनेसिस। मतलब कि जेनेसिस में स्टोरी है कि केन ने अपने भाई एविल को जेलेसी में एक पत्थर मारा था। ठीक है। उसने पत्थर मार दिया था, पर यहाँ पे पोएट ने एक ट्विस्ट दिया है। यहाँ पे केन जो है वो पत्थर नहीं बल्कि पत्थर की जगह पे क्रो को उठाकर एविल को मारता है। ठीक है। इसका मतलब है कि क्रो यहाँ पे एक पैसिव टूल है, मतलब कि एक जरिया है, मतलब उसे जरिया बनाया गया है वॉयलेंस का। क्रो नेटिव अमेरिकन का सिंबल है जिन्हें बिना किसी गलती के इस सिविलाइजेशन की लड़ाई और खून खराबे में घसीटा गया था। ठीक है। बेसिकली इसका डीप मीनिंग ये है। ओके। अब इसके बाद क्रो कहता है डैम आई गैस दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। मतलब कि यहाँ डैम का मतलब है सिर्फ मतलब कि यहाँ पे डैम का मतलब सिर्फ गुस्सा नहीं है बल्कि डैमनेशन मतलब कि नर्क में भेजना है। क्रो समझ जाता है कि अब एक ऐसा साइकिल शुरू हो गया है कि जहां उसे हमेशा सफर करना पड़ेगा। नेटिव अमेरिकन्स के लिए ये उनकी जमीन और पहचान के छीनने की शुरुआत थी। ठीक है। अब इसके बाद स्ट्रेंजर 2 है जिसके अंदर पावर एंड डायनेमिक एंड कल्चर थेफ्ट है। लाइन्स हैं द वाइट मैन distinguished as Flecken swoops in and yet again steal a salmon from crow talons. Damn, say crow, if I could swim, I would have fled this country years ago. मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ व्हाइट मैन को फ्लेकन मतलब कि बाज कहा गया है। फ्लेकन ताकत और नोबिलिटी और डोमिनेंस का सिंबल है। ठीक है। और डिस्टिंग्यूज्ड वर्ड दिखाता है कि जो सेटलर कॉलोनिज्म मतलब कि अक्सर हेल्प या सिविलाइजेशन के नाम पर आई। ठीक है। अब यहाँ पे फेल्कन क्रो के पंजो मतलब कि यहाँ जो बोला गया टेलोन्स इसकी बात हो रही है, ये पंजे हैं क्रो के। तो आगे बोलते हैं सलमन मतलब कि क्रो के पंजे सैल्मन छीन लेता है। ठीक है। अब नेटिव अमेरिकन कल्चर में सैल्मन सिर्फ खाना नहीं है बल्कि एक सैक्रेड रिलीजन मतलब रिलीजियस सिंबल है। ठीक है। फर्स्ट सैल्मन सेरेमनी मतलब कि सैल्मन छीनने का मतलब है उनका कल्चर, उनकी रूट्स और उनकी स्पिरिचुअल पहचान छीनना। ठीक है। ये दिखाता है कि कैसे वाइट सेटलर्स ने नेटिव इंडियंस की रिसोर्सेज और कल्चर पर कब्जा किया। ठीक है। अब फिर आगे बोला जाता है क्रो फिर से डैम बोलता है और कहता है कि अगर वो तैर सकता मतलब कि वो स्विम कर सकता तो वो ये देश कब का छोड़कर चला गया होता। ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है ये क्रो की हेल्पलेसनेस मतलब कि मजबूरी दिखाता है। ठीक है। वो अपने ही देश में एक आउटसाइडर बन गया है। वो इतना दुखी है कि वो भागना चाहता है पर उसके पास कोई मतलब जगह बची ही नहीं है क्योंकि हर तरफ वही सिस्टम है। ओके।
तो यहाँ पे बेसिकली जो की थीम्स है वो है पैसिव सफरिंग, मतलब कि क्रो नेटिव अमेरिकन्स है। नेटिव अमेरिकन्स ने कुछ बुरा नहीं किया है, फिर भी वो वायलेंस का हिस्सा बन गए हैं, ठीक है। और उसकी वजह से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छीन मतलब खो दी है, ठीक है। उनसे उनकी आइडेंटिटी छीन ली गई है, उनका कल्चर छीन लिया गया है, ठीक है। अब आगे की लाइंस में बोला जाता है the crow god as depicted in all of the reliable crow bibles look exactly like a crow. Damn, say crow, this make it so much easier to worship myself. यहाँ पोएट कहते हैं कि क्रो की बाइबल्स में जो गॉड की फोटो है वो बिल्कुल एक क्रो जैसी दिखती है। मतलब कि ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है कि इंसान ने भगवान को अपना मतलब कि अपने रूप में बनाया है, ठीक है। हम अक्सर रिलीजन को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मतलब ढाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्रो कहता है कि अगर गॉड मेरे जैसे दिखते हैं तो मेरे लिए खुद की पूजा करना मतलब कि वर्शिप माई सेल्फ बहुत आसान है। मतलब कि इसका गहरा मतलब है कि वाइट सेटलर्स ने भी गॉड का उस मतलब कि गॉड का यूज अपने लालच और वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए किया है, ठीक है। उन्होंने दिखाया है कि गॉड उनके जैसे हैं और उनके हर सही गलत काम को उन्होंने मंजूरी दिला दी है, ठीक है। और वो मतलब वो कहना चाहते हैं कि गॉड ने उनके हर गलत काम को मंजूरी दी है, ठीक है। अब नेटिव इंडियंस ने भी ग्रेजुअली अपनी ओरिजिनल ट्रेडिशन छोड़कर वही रास्ता अपना लिया है, ठीक है। अब इसके बाद स्ट्रेंजर फोर्थ स्टार्ट होता है तो सेक्रीफाइस एट जरीको। यहाँ पे लाइंस हैं अमंग द एशेस ऑफ जरीको क्रो sacrificed his firstborn son. Damn, said Crow. A million nests are soaked with blood. यहाँ पे मतलब है बाइबल में जरीको एक शहर था जिसने मतलब कि जिसे जोसुआ ने तबाह कर दिया था, क्योंकि गॉड ने ऐसा कहा था, ठीक है। वहां के मासूम लोगों और बच्चों को मार दिया गया था। और यहाँ क्रो अपने पहले बेटे मतलब कि फर्स्ट बोर्न सन की बलि देता है, ओके। मतलब कि इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है, ये नेटिव अमेरिकन्स ने उस ट्रॉमा को वो दिखा रहे हैं ये लोग जहां उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियां मतलब कि जनरेशंस और जमीन को खो दिया है, ठीक है। कॉलोनिज्म ने उन्हें इतना हेल्पलेस कर दिया है कि उनके पास सिर्फ बर्बादी बची है, ओके। क्रो कहता है कि लाखों घोंसले मतलब कि नेस्ट खून से सने हुए हैं। नेस्ट यहाँ नेटिव अमेरिकन घरों और परिवारों का सिंबल है, ठीक है। ये दिखाता है कि हिंसा सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि हर नेटिव घर तक पहुंच गई है ये, ठीक है। और उनका पूरा वजूद खतरे में है, ठीक है। अब स्ट्रेंजर 5 है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि सिविल वॉर। लाइन्स हैं व्हेन क्रोज फाइट क्रोज द स्काई फिल्स विद बिग्स एंड talons. डैम, सी क्रो, इट्स रनिंग फेदर्स। मतलब कि जब क्रो ही क्रो से लड़ने लगते हैं तो आसमान उनकी चोंच और पंजों से भर जाता है, ठीक है। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है, ये इंटरनल स्ट्राइफ मतलब कि आपसी लड़ाई को दिखाता है। भारी लोग मतलब कि जो सेटलर्स हैं उनके प्रेशर की वजह से नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी के बीच आपसी मतभेद और दुश्मनी शुरू हो गई है, ठीक है। वो आपस में ही लड़ने लगे हैं। क्रो कहता है कि इट्स रेनिंग फेदर्स मतलब कि पंखों की बारिश हो रही है। जब चिड़िया लड़ती हैं तो उसके पंख झड़ते हैं, ठीक है। पंख यहाँ क्रो की आइडेंटिटी और यूनिटी का सिंबल है, ओके। बारिश की तरह पंखों का गिरना ये बताता है कि उनका कल्चर और कम्युनिटी धीरे धीरे बिखर रही है, ठीक है। अब जो ग्लू उन्हें जोड़ कर रखता था वो अब खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसका जो मोरल है इस स्टैंजा का वो ये है कि शर्मा अलेक्सी दिखाना चाहते हैं कि कैसे रीजन और हिंसा और आपसी फूट ने नेटिव अमेरिकन्स की जिंदगी को तबाह कर दिया है, ओके। अब आगे की लाइंस हैं जब स्टैंडर 6 स्टार्ट होता है जिसके अंदर पॉवर्टी एंड द स्ट्रगल फॉर रिडेम्पशन स्टार्ट होता है। मतलब कि इसके अंदर लाइंस स्टार्ट होती हैं क्रो फ्लाइज अराउंड द एग्जीबिशन and collect empty beer bottles, but they are so heavy
he can only carry one at a time. So one by one he return them but gets only 5 cans at bottle. Damn, say Crow redemption is not easy. यहाँ पे मतलब है कि क्रो जो है वो जो रिजर्वेशन मतलब कि उन्हें जो जगह मिली हुई है, मतलब कि उन्हें नेटिव इंडियंस को रहने के लिए जो जगह दी गई है कि तुम लोग यहीं रह सकते हो, वहां पे क्रो घूम रहा है और खाली बियर की बोतलें इकट्ठी कर रहा है। यहाँ पे इसका एक्चुअल मीनिंग है ये नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज में फैली पॉवर्टी और अल्कोहलिज्म की तरफ इशारा करता है। ठीक है, उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो गुजारे के लिए कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब कि बोतल चुनने पर मजबूर हो गए हैं वो। ठीक है, अब बोतलें भरी हैं और वो एक बार में सिर्फ एक ही ले जा सकता है। हर बोतल के बदले उसे सिर्फ 5 कैंस मिलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये उनकी डेली लाइफ की मुश्किल स्ट्रगल्स को दिखाता है। इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें बहुत कम मिलता है। ये उनके लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मतलब कि पैसे कमाने के कम जरिए को दर्शाता है यहाँ पे। अब क्रो कहता है रिडेम्पशन इज नॉट इजी। यहाँ पे मतलब है रिडेम्पशन का मतलब कि पापों से मुक्ति या हालत का सुधरना। क्रो समझ रहा है कि उनकी कम्युनिटी जिस दलदल मतलब कि अल्कोहलिज्म और गरीबी में फंसी है उससे निकलना या अपनी इज्जत वापस पाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, अब इसके बाद स्ट्रेंजर 7 स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर लाइन से स्टार्ट होती हैं यहाँ से। क्रो राइड्स अ पेल हॉर्स इनटू अ क्राउडेड पो but none of the Indian panic. Damn, say Crow. I guess they already live near the end of the world. यहाँ पे कह रहे हैं क्रो एक पेल हॉर्स मतलब कि सफेद या फिर पीला घोड़े पर बैठकर एक पाओ मतलब कि नेटिव अमेरिकन की सोशल गैदरिंग में जाता है। यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग है बाइबल मतलब कि बुक ऑफ रिवलेशन के मुताबिक पेल हॉर्स तबाही के 4 स्वर्णों में से एक है जो डेथ का सिंबल है। ठीक है, ये दुनिया का अंत की निशानी है और इतनी बड़ी खतरे की निशानी देखकर भी कोई भी इंडियन पैनिक नहीं है मतलब कि डरता नहीं है। इसका एक्चुअल मीनिंग है नेटिव अमेरिकन मौत या तबाही देखकर डरते नहीं है, घबराते नहीं है। क्रो कहता है आई गेस दे ऑलरेडी लिव नियर द एंड ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि इंडियंस इसलिए नहीं डरते क्योंकि उनके लिए दुनिया का अंत पहले ही हो चुका है। जब उनसे उनकी जमीन छीन ली गई थी, उनका कल्चर मिटा दिया गया था और उन्हें रिजर्वेशन में कैद कर दिया गया था, तभी उनकी दुनिया खत्म हो गई थी। वो अब मौत के डर से ऊपर उठ के मतलब कि ऊपर उठ चुके हैं क्योंकि वो पहले ही नर्क जैसी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल मैसेज जो है इस पोएम का वो ये है। पोएम खत्म होते होते ये बताती है कि नेटिव अमेरिकन ने इतना दुख और इनजस्टिस सहा है कि अब उनके लिए मौत या दुनिया का अंत ही मतलब दुनिया का अंत कोई नई बात नहीं है। ठीक है, वो हर रोज एक एंड मतलब कि अंत के साथ जी रहे हैं। ओके, इसी के साथ हमारी क्रो टेस्टामेंट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपनी दूसरी पोएम देखते हैं, एवोल्यूशन। तो इस पोएम के अंदर भी हमें यही देखने को मिलता है कि जो नेटिव अमेरिकन्स हैं उनका कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनकी कल्चर कैसे खत्म हुई। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन जो समझते हैं इसको भी। तो हमारा स्टार्ट होती है लाइंस, बफेलो बिल्स opens a paw shop on the reservation right across the border from the liquor store. इसका मतलब है बफेलो बिल, इसका मतलब है जो यहाँ गोरा या फिर वाइट सेटलर है, बफेलो बिल उनका सिंबल है। ठीक है, एक पाव शॉप मतलब कि गिरवी रखने की दुकान है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक वाइट सेटलर एक गिरवी रखने वाली दुकान खोलता है। ठीक है, रिजर्वेशन पर मतलब कि वो जगह जहाँ नेटिव अमेरिकन को रहने के लिए मजबूर करा गया है। ये दुकान बिल्कुल एक शराब की दुकान के सामने है। ठीक है, ये दिखाता है कि कैसे उन्हें नशा और कर्ज की जाल में उन्होंने फंसाया था। ठीक है, आगे की लाइन है एंड ही स्टेज ओपन 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक। वो दुकान कभी बंद नहीं होती है। इसका मतलब है कि एक्सप्लॉयटेशन शोषण का सिलसिला रुकता नहीं है। ठीक है,
लालच 24 घंटे काम करता है, ठीक है। एंड द इंडियंस कम रनिंग इन विद ज्वेलरी, टेलीविजन सेट्स, अ वीसीआर, अ फुल लेंथ बीडेड बक्सकिन आउटफिट। नेटिव अमेरिकन अपनी चीजें गिरवी रखने आते हैं यहाँ पे। पहले मॉडर्न चीजें जैसे टीवी, वीसीआर, लेकिन फिर अपनी सबसे कीमती सांस्कृतिक कल्चरल चीजें भी वो लाने लगे, जैसे बक्सकीन आउटफिट, मतलब कि हाथ से बनाई हुई जो पारंपरिक ड्रेस है उसको भी गिरवी रखने लगे ये लोग। इट टुक इन हिज म्यूज 12 years to finish. Buffalo Bills takes everything the Indians have to offer, keeps it. मतलब कि जिस ड्रेस को बनाने में इन्हें मतलब इन म्यूज को 12 साल लगे, जो वर्षों की मेहनत और कल्चर का सिंबल थी, उसे बफेलो विल एक पल में ले लेता है, ठीक है। वो उनकी हर चीज छीन रहा है। और आगे बोला है, ऑल कैटलॉग्स एंड filled in the storage room, the Indians bow their hands, saving the thumbs for last they pound. मतलब कि बफेलो बिल सब कुछ संभाल कर एक स्टोरेज रूम में रख देता है ताकि बाद में बेच सके वो, ठीक है। और यहाँ पोएम सुरील हो जाती है। नेटिव अमेरिकन अब अपने हाथ, मतलब कि अपनी मेहनत करने की खासमता गिरवी रख रहे हैं, और थम्स फॉर लास्ट दिखाता है कि वो आखिरी हद तक हार मान चुके हैं, ठीक है। देयर स्केलेटन फेलिंग एंडलेसली फ्रॉम द स्किन, मतलब कि ये बहुत ही दर्दनाक इमेज है। उनका वजूद खत्म हो रहा है, उनके शरीर से हड्डियां, मतलब कि स्केलेटन्स गिर रही हैं, मतलब उनकी पहचान और उनका होना ही मिट रहा है। एंड व्हेन द लास्ट इंडियंस हैज फाउंड एवरीथिंग बट हिज हार्ट, बफेलो विल टेक दैट फॉर 20 bucks। मतलब कि जब सब कुछ बिक गया, सिर्फ दिल बचा था, तब बफेलो विल ने वो आखिरी चीज, उनका हार्ट, उनका जज्बा या उनकी जान भी सिर्फ $20 में खरीद ली। उनकी इंसानियत की कीमत बहुत सस्ती लगाई गई थी, ठीक है। क्लोज अप द पाउंड शॉप पेंट्स अ न्यू साइन over the old, calls his venture the Museum of Native American Cultures. जब उनके पास सब, मतलब कि अब कुछ बेचने को नहीं बचा, तो बफेलो विल दुकान बंद कर देता है। वो उसी दुकान का नाम बदलकर म्यूजियम ऑफ नेटिव अमेरिकन कल्चर रख देता है। चार्जेस द इंडियन $5 a head to enter। सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जो चीजें उनसे छीनी गई थी, उन्हीं को देखने के लिए अब उन्हें $5 देने पड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि वहां एक म्यूजियम बन गया है उन चीजों का। उनका अपना इतिहास अब एक गोरा आदमी, मतलब कि एक वाइट सेटलर म्यूजियम बनाकर उनकी चीजें बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि पोएम दिखाती है कि कैसे नेटिव अमेरिकन को पहले शराब और फिर गरीबी का आदी बनाया गया, फिर उनकी हर चीज उनसे छीन ली गई, और सिर्फ सामान ही नहीं बिका, उनका उनका जो बक स्किन आउटफिट, मतलब कि कल्चर था, उनकी हैंड, मतलब कि लेबर, और उनका जो हार्ट है, उनकी सोल, सब कुछ बिक गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइटल है एवोल्यूशन, इसका नाम आयरनी है। मतलब कि एवोल्यूशन का मतलब होता है कि तरक्की, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। एक पूरा, मतलब कि एक पूरी संस्कृति, एक कल्चर को खत्म करके उसे एक म्यूजियम की शो पीस बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यूजियम है ये दिखाता है कि कैसे दुनिया जो नेटिव हैं उनको तब तक इज्जत नहीं देती जब तक वो मर ना जाए या उनकी चीजें म्यूजियम में ना रख दी जाए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये पोएम भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो हमारी अमेरिकन लिटरेचर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। ओके, अब हम अपनी नई बुक स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक से शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।